जस्ट कम बैक। आप अपना बिना नाम बताए हुए संक्षिप्त में परिचय दीजिए। सर, मैं 10वीं कक्षा दूरदर्श फिल्म और 12वीं में अकाउंट दी। उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से 2021 में JNR विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद 2023 में मैंने BEd किया था और उसके बाद मैं तैयारी की तैयारी कर रहा आपने 2021 में आपने जो आपने ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद बीएड कर लिया, हूँ। तो आप शिक्षक नहीं बनना चाहते? सर, मैं पहली प्राथमिकता सब छात्र सेवाओं में हूँ और इसीलिए मैं BEd मैंने किया था कि मैं, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया के साथ में प्रक्रिया में तय नहीं है। और दूसरा सर कि अगर कहीं न कहीं अगर मैं इसमें रह जाता हूँ तो मैंने रोजगार की सुरक्षा और भविष्य में क्या आपको विश्वास, पूर्ण विश्वास नहीं है अपने आप पे? सर मुझे पूर्ण विश्वास है फिर क्योंकि ये प्रक्रिया 2 से ढाई साल की है। तो इस दौरान आगे चलकर मानसिक तनाव या फिर फ्यूचर सुरक्षा के लिए मैंने सर BEd को अपने बी प्लान में ये प्लान में रखा आपने। इकोनॉमिक्स रही है आपकी, कौन कौन सी इकोनॉमिक्स की घटनाएं हैं अभी, और इकोनॉमिक कौन कौन से है वो आस्पेक्ट चल रहे हैं अभी आपकी संस्था में? सर, ये जो डॉलर का जो वैश्विक जो जो प्रतिनिधित्व था, जो डोमिनेंस था, वो कम हो रहा है। जैसे ब्रिक्स ने अपनी ब्रिक्स करेंसी लॉन्च की है। G20 में अभी अफ्रीका देशों के साथ भारतीय मुद्रा में व्यापार शुरू हुआ है। दूसरा सर कि जैसे अर्थव्यवस्था है पहले पश्चिम केंद्रित और यूएसए केंद्रित थी, जो भी वर्तमान बहुत दृढ़ हो गई है। जैसे कि अभी मेरा G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया। इसके अलावा सर जो 7 आसियान देश हैं, इन देशों पर अपने जो मुक्त व्यापार संधि है जिसमें क्षेत्रीय मुद्राओं का प्रयोग की। अभी वो C5 का बहुत बोलबाला है अभी, जिसके C5 क्या है? सर ये C4 5 जी सर, ये यूएसए के जो यूएसए द्वारा ये दी गई है, जिसमें भारत, रूस, जापान, चाइना और यूएसए को मिलाकर C5 की गठन की है। जिसको की है वो G7 से रिप्लेस करने की बात करती है। सर ऐसा माना जा रहा है कि G7 में लगभग जनसंख्या 70 करोड़ के हैं, जबकि C5 में लगभग 30 करोड़ की जनसंख्या। दूसरा था कि वैश्विक जीडीपी में G7 है, उसका योगदान सिर्फ 28% और जो C5 है उसका योगदान 50% से अधिक है। तो ऐसा माना जा रहा है कि कहीं भी ये G7 को रिप्लेस करेगा। G7 को रिप्लेस कर, ये भारतीय अर्थव्यवस्था ये बता रही है कि ट्रम्प का जो टैरिफ था उसका असर है वो भारतीय अर्थव्यवस्था पे नहीं पड़ता है। जी कैसे कह सकते हैं? इस आधार, क्या आधार है आपके पास? सर, क्योंकि जो टैरिफ लगा है यूएसए द्वारा, उसके पश्चात भी भारतीय जो निर्यात है मात्र 8% घटा है। और दूसरा सर कि जो भारत का जो सरप्लस है, व्यापार सरप्लस है, वो यूएसए के साथ लगभग 42 बिलियन डॉलर का व्यापार है, जिसमें ओवरऑल भारतीय व्यापार पे इसका प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ा। और दूसरे सर जैसे अभी हमने चावल पर जो टैरिफ लगाया है 53%, उसके बाद उसका असर ऐसे निकला कि जो भारत वैश्विक निर्यात करता है चावल का, उसमें मात्र 3% ही यूएसए को निर्यात करता है। तो उसके चलते भारतीय जो निर्यात है उसका असर कम रहा है। जीएसटी रिफॉर्म्स, जी कि जीएसटी 2.0 है वो क्यों लाया गया है, जो जबकि पहले से भी है वो हमारी कलेक्शन है वो रिकॉर्ड हाई पे थे, जी तो उसमें है वो ऐसी क्या स्थिति आ गई थी कि जी को ये जीएसटी रिफॉर्म्स है वो लानी चाहिए? सर, इसमें जो जीएसटी स्लैब है, जो 5, 12, 18 और 23% की, तो उसमें कुछ विवादित थे। जैसे तंबाकू को लेकर तंबाकू के ऊपर जैसे 5% लेता है और जीएसटी टैक्स लेता है। उसके अलावा सर जो जीएसटी में जो ये हम्म। सर जो जीएसटी में जो टैक्स कलेक्शन है, अगर अलग 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 कर होगी तो टैक्स विभाग करते हैं कलेक्शन, और कानूनी प्रक्रिया जटिल होती है। कैसे कैसे क्या मतलब? जो टैक्स स्लैब अलग है। टैक्स स्लैब है वो 4 टैक्स स्लैब थी, जी सर, तो उनमें है वो कैसे? जैसे पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह होते हैं, वो तो अभी भी नहीं है, पहले जीएसटी 1 में भी नहीं थे, जीएसटी 2 में भी इन्हें शामिल नहीं किए गए। हाँ। जैसे कुछ उत्पाद है, जैसे जो नस्ल उत्पाद इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, उन पे जैसे निर्माण के समय जीएसटी का अलग टैक्स लगता है, अलग टैक्स स्लैब लगती है कच्चे माल की, और जब निर्मित होता है उसके बाद दूसरा स्लैब लगती है। तो इससे लेकर विवाद है, और इन विवादों को कम करने के लिए और जो भारतीय जनता है उसमें कर जो दबाव है कम करने के लिए जीएसटी
वो सुधार। जीएसटी एक गरीब आदमी भी उतना ही चुकाता है जितना कि एक अमीर आदमी चुकाता सर इसमें जो दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं उनमें जो पहले 12-18% थी उसको कम किया गया, 5% ही लाया गया, ताकि जो गरीब व्यक्ति है वो आसानी से जीवन खरीद। तो वो तो उस अमीर को भी फायदा हो गया, जो गरीब व्यक्ति है उसको भी फायदा हो गया। सर क्योंकि जीएसटी सबके लिए बराबर है तो जीएसटी सबको बराबर फायदा नहीं है। सबको बराबर फायदा नहीं है। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये क्या है मॉनेटरी पॉलिसी? सर ये आरबीआई द्वारा लागू की जाती है, जो बाजार में जो मुद्रा की जो मात्रा है उसको नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। आरबीआई द्वारा प्रयोग किया जाता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सर मनी सप्लाई को। जब सर मुद्रास्फीति को कम या ज्यादा होती है, जिससे कि अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो एक तो होता है मुद्रास्फीति, एक है मुद्रा संकुचन। ठीक है, दोनों में से कौन सी स्थिति है वो अच्छी होती है और क्यों? सॉरी सर, मैं मुद्रा संकुचन के बारे में मुझे जानकारी नहीं। मुद्रास्फीति की उल्टी स्थिति है वो मुद्रा संकुचन। इन्फ्लेशन रेट कितनी है अभी वर्तमान में? सर मैं क्या सर 7.6 मुद्रास्फीति नहीं सर, मैं कह सकता हूँ। यही करता है। कौन है अभी आरबीआई की गवर्नर कौन है? सॉरी सर, मैं नाम भी कहूँगा। नाम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे। ये मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा है वो एक वर्ष में है, वो कितनी बार की जाती है? सर 3 महीने में एक बार की जाती है। श्योर है कि 3 महीने की जाती है? सर जहाँ तक मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ सर 3 महीने 3 महीने में की जाती है। अच्छा, और ये जो H1B वीजा अमेरिका की बात कर रही है, इस पे है सोशल मीडिया की स्क्रीनिंग है वो की जा रही है। H1 वीजा के लिए जो एप्लीकेशन दे रही है वहाँ पे, उनकी सोशल मीडिया की है वो स्क्रीनिंग की जाती है अमेरिका। सर मैं समझ नहीं पाया कि जैसे आपने H1B वीजा के लिए अप्लाई किया अमेरिका में, तो आपकी सोशल मीडिया को है वो खंगाला जा रहा है वहाँ पे, उसकी क्या जरूरत पड़ती है वहाँ पे? सर अभी हाल ही में जैसे अमेरिका में ऐसी घटनाएं देखी गई है, जो अमेरिका जो बाहर के लोग आते हैं उनके लिए अलग से टीम गठित की गई, वो पूरी ऐसी जानकारी प्राप्त करते हैं कि जो अप्लाई किया गया है वीजा, वो व्यक्ति योग्यता है सारी रखना है कि नहीं रखना है, उसका बैकग्राउंड क्या है, और अमेरिकी सुरक्षा के लिए अमेरिका जो जैसे वीजा अमेरिका में निवेश और व्यापार के लिए दिया जाता है, तो उसके पृष्ठभूमि को जानने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग। आपने SIR करवाया था? नहीं सर, अभी तक SIR नहीं करवाया आपने अपना? जी नहीं सर, तो क्यों अब तो करवाएंगे SIR? सर क्योंकि मैंने भर्ती खुद नहीं करवाया व्यक्तिगत रूप से, और क्योंकि मैं यहाँ हूँ, मेरे जो चेक है वहाँ से डीलर द्वारा मेरे घर से अपना पूरी ठीक है। ठीक है, आपका हो गया SIR? क्या क्या करना पड़ा आपको, रजिस्ट्री क्या डॉक्यूमेंट आपको है वो देना पड़ा? सर क्योंकि इसमें 2002 से पहले मेरे माता पिता का पुलिस में नाम, तो इसलिए मेरे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं हुई सर इसमें, और जैसा है कि सर मेरे पहचान पत्र उसकी कॉपी नहीं हुई, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ा। जैसे मान लीजिए कि मेरा SIR नहीं हुआ और मेरा है वो पिछली मतदाता सूची में है वो 2002 में मेरा नाम है, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा? सर आपको एक जो फॉर्म 6 भरना पड़ेगा, जिसके तहत फॉर्म 6 में, उसके अलावा एक चेक लिस्ट देते हैं जिसमें आप अपनी फोटो लगाते हैं, और डॉक्यूमेंट जो है आपके वीजा लोन से पहले हैं तो आपके डॉक्यूमेंट नहीं लगाने पड़ेंगे, और मतदान जो परिचय पत्र है उसकी कॉपी लगानी पड़ेगी, जो बिलिंग द्वारा आपको फिजिकल इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा है आपके ग्रेजुएशन के दौरान, और आपका तो यूजी 2021 में पूरा हुआ है। तो मुझे बताओ कि हर कोई देश अपनी GDP बढ़ाने पर इतना फोकस क्यों कर? सर जीडीपी बढ़ने से देश में जो आय के स्रोत है और जो आय है वो बढ़ती है, जिससे कि प्रति व्यक्ति आय और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। ओके, तो इसको किसी फैक्ट से या इकोनॉमिक्स के किसी नियम से सिद्ध करो कि GDP ऐसे बढ़ेगी तो ऐसे सुधार होगा। सर
एक ओपन का नियम है सर, वेरी गुड। जिसमें सर बताया गया है कि अगर जीडीपी 3% बढ़ती है तो 1% बेरोजगारी। 3% श्योर। जी सर। 2.5% जीडीपी में वृद्धि होने पर 1% बेरोजगारी की गिरावट आती सर है। दिस इज द ओपन फ्लो। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो क्या पर कैपिटा इनकम विकास का सूचक हो सकता है? और अगर हो सकता है तो क्यों? और इसको रखने पर सबसे बड़ी समस्या क्या है? सर पर कैपिटा इनकम पूर्णतः विकास का सूचक नहीं हो सकता है। जैसे भारत की जीडीपी, क्यों, क्या कमी है इसमें? सर इसका विकास को सूचक होना नहीं, प्रॉब्लम क्या है? सर इसमें पर कैपिटा इनकम में सर पूरे देश की औसत पर कैपिटा इनकम है, ठीक है। जिसमें कि जो गरीब व्यक्ति है इसकी आय मान लो अगर एग्जाम्पल के लिए 100 रुपए है और जो अमीर है उसकी 1 लाख है, तो जब दोनों का औसत निकालें। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है? सर दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो क्षेत्र है, जो पिछले क्षेत्र है, यहाँ पे वास्तविक रूप में लोग गरीब हैं, उनका पता नहीं। गरीबी से बाहर सर यहाँ जो एचडीआई है, जैसे ह्यूमन विकास है, निकलो। और क्या बताइए? सर से भाई, आपकी इनकम तो आप दारू बेच करके, गुटखा बेच करके, कैसे बेच करके बढ़ा सकते हो। जी सर। तो इनकम बढ़ गई तो क्या विकास भी थोड़ी ना बढ़ गया? नहीं सर, इसका मानव विकास के लिए सर इनकम खैर, आगे बढ़ते। एक कोई विकासशील देश होता है, उसमें माना जाता है कि इन्फ्लेशन की समस्या रहेगी रहेगी, जो भी प्रोग्रेसिव कंट्री है, और मतलब डेवलपिंग, और घाटे का बजट भी रहेगा। तो रहेंगी दोनों समस्या। सर हम क्यों नहीं कर सकते इसका समाधान? कॉन्क्रीट वजह बता दे, दो बस, बिना कहानी कि सर पॉइंट वन ये, पॉइंट टू है, पहले तो इन्फ्लेशन की समस्या की वजह। सर जो बजट के घाटे का कारण है, उसमें क्योंकि विकास का लगाने की विकास की देश है तो वहाँ आय की सूरत में कम होती है। तो दूसरा सर कि वहाँ ये निवेश के लिए जो सोशल जो, तो ठीक है, जितनी चादर उतने पैर, पता। क्योंकि सर देश में सभी के कल्याण के लिए देश में जितनी चादर उतनी पैर पता लो ना, क्या दिक्कत है? ये तो अपने बड़े बूढ़े कहते हैं, जब आम व्यक्ति के लिए बात लागू होती है तो समाज और राज्य के लिए भी होती है। सरकार फिर भी क्यों, मतलब इतने तगड़े इकोनॉमिस्ट वहाँ बैठे हैं, फिर भी वो क्यों बनाते हैं घाटे का बजट? सर आय की सूरत जैसे कि मैंने कहा सीमित है, लेकिन फिर भी जो पिछड़े वर्ग है उनके कल्याण में सरकार नो, व्हाट इज द कॉम्प्लीट भविष्य की संभावनाओं का बेहतर दोहन करने के लिए, अपने इंडिया का वाइडर स्पान करने के लिए। एनी और इन्फ्लेशन की समस्या क्यों रहती है, उसका क्या संबंध? और रहेगी रहेगी। और आरबीआई कुछ कहता है, कितना है बैंडविड्थ अपना इन्फ्लेशन का, जो 4% प्लस माइनस। ओके, वेरी गुड। तो ये बताओ कि ये क्यों रहेगी? मतलब आरबीआई ने मान लिया कि 4% इन्फ्लेशन रहेगा। सर क्योंकि मिनिमम इन्फ्लेशन आगे नहीं बना है ताकि इन्फ्लेशन से रोजगार और बेरोजगारी कम करने और निवेश में वृद्धि हो। वेरी गुड। स्ट्रेचिंग करता है। हम तीनों में से किसका स्ट्रेच बनाने को आपको कहा जाए तो किसका बनाएंगे, और क्यों, और किसका बनाना पसंद करेंगे? ऑप्शन आपके पास नहीं है। और लॉजिकल उत्तर देना है कि क्यों चूज किया आपने उसे। सर क्योंकि मैं सर कुछ क्योंकि इनसे नंबर लेना है। नहीं सर, ऐसा काम नहीं, क्योंकि मुझे लगता है ये सीनियर पोस्ट है और जहाँ पे मैं गेस कर पा रहा हूँ वो भी तय है। बड़ी ठंडी तो सीनियर मोस्ट नहीं थी। सर बड़ी नहीं, क्योंकि राजा की पत्नी थी तो सीनियर मोस्ट तो नहीं थी। जी। सर राजा के बेटे दोनों में। सर वो अलग कारण दिया, मैं अपना व्यक्तिगत कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरटीएस आपने थर्ड चॉइस दी। जी सर। तो वही, जबकि यहाँ पे कोई ग्रेड भी शुरुआती दौर में तो आपको 42 कोई ग्रेड मिलेगी, और जो आपकी ये रूरल डेवलपमेंट सर्विस को 5वें नंबर पर दिया, यहाँ पे ग्रेड आपकी 5400 पे ग्रेड होगी। इन दोनों की सैलरी में कम से कम पर मंथ का 15,000 रुपए का अंतर होगा। जी सर, क्योंकि आरटीएस भी एक फील्ड जॉब। दूसरा सर कि अगर मैं आरटीएस में जाता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे प्रमोशन से सर साथी सेवा में जाने का अवसर मिलता है। और सर तीस दोस्त ये हो गया, और दूसरा सर की फील्ड जॉब में जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे सेवा मिले, तो उसके लिए मैंने सर आरटीएस शुरू कर दी। ठीक है। और बस यही दो कारण है। सर ये जो फील्ड जॉब और प्रमोशन। सर खूब बढ़िया होंगे प्रमोशन प्राइवेट सेक्टर में, जाओ बढ़िया दिन रात मेहनत करना, 2 साल में उतना प्रमोशन हो जाएगा जितना 20 साल में होगा। सर जो प्रशासनिक सेवा में जो प्रतिष्ठा और जो मौका मिलता है, जो क्षेत्र मिलता है, रतन टाटा जी से तगड़ी प्रतिष्ठा किसी भी आईएएस ऑफिसर की है, आप तो आगे से ही है। प्रवासी राजस्थानी में राजस्थान, प्रवासी राजस्थान मुख्यमंत्री जी वहाँ आते और दिन खड़े थे कि आइए इन्वेस्ट कर दो। सर क्योंकि प्रशासनिक सेवा शुरुआती दौर में सर प्रतिष्ठा और जो समाज कार्य है उसके लिए महत्वपूर्ण है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है। हिज स्टोरी हिस्ट्री। व्हाई नॉट हर स्टोरी हर थिंग। के शब्द में भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शो नहीं होता। सर क्योंकि क्या हिस्ट्री पढ़ने के दौरान ईमानदारी से बताइएगा, कभी इधर दिमाग से गए, सर सच्चाई से बोलिएगा। नहीं सर कभी सगे नहीं, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, ये हिंदी और घर का हिंदी मीडियम सर यूज नहीं होता, तो कभी ध्यान नहीं देता। तो जब ये आपका डैम भर रहे थे तब ध्यान क्यों नहीं गए इतिहास लिखने पे, यहाँ हिस्ट्री क्यों लिख दिए? सॉरी सर मैं पूछा हूँ। चलिए इसी की व्याख्या कर दीजिए। रखा हो भाई, और क्यों ऐसा रहा हो? मतलब मेरी संभावना है कि संभवतः इसलिए हिस्ट्री कर रहा हूँ, और अगर आप इससे सहमत नहीं होते तो दूसरा कारण मुझे बता देगी, नहीं आप इसलिए हिस्ट्री नहीं रखा, इसलिए history। सर आप क्या सबके बारे में पूछें? हिस्ट्री के बारे में इतिहास आप कहेंगे इसी प्लस हाथ, मतलब अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन में परिभाषा नहीं जानना चाहता। जी मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, व्हाई हिस्ट्री, व्हाई नॉट हर चीज, हर स्टोरी, व्हाई हिज स्टोरी। सॉरी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फलोदी नया जिला बना। जी पवार समिति ने नए जिले के बनाने के लिए कुछ पैमाने बताए। जी ऑब्वियसली उस पर ये खरा उतरता हुआ तभी नया जिला बना, जिसको पैमाने कहते हैं, मापदंड, जिनके आधार पर नए जिलों का निर्माण किया जाता सर मैं अभी दो रिकॉल कर पा रहा हूँ। है। ओके, एक सर उन्होंने जो जिले आता है और नए रखते हैं उनमें एक साथ ही करते हैं कि सेकंड रसोई विकास। सेकंड दूसरा सर कि उन्होंने बताया कि भौगोलिक रूप से संभव नहीं है कि छोटे जिले में निकल जाए, भौगोलिक रूप से संभव नहीं है छोटे जिला है, विकास की संभावना कम है, संसाधनों की जो मात्रा है वो कम है। फलोदी रूप से बना दिए। सर फूल अपने आप में सर भौगोलिक रूप से पर्याप्त है और विकास की संभावना भी लोडिंग है सर नए जिले के लिए। ठीक, देवी जी राम जी, जी इसकी यात्रा कहाँ से ट्रैक होती है? 1952 में कोई कार्यक्रम लाया गया, उसके बाद में कुछ बदलाव किया गया 1962 में, then 1972 में, फिर उसके बाद में 87 में कार्यक्रम चालू किया, then उसके बाद में आजीविका का मिशन लेकर आए, फिर नरेगा, then नरेगा, और फिर ये आया देवी जी राम। क्या इसे में आप मुझे समझा? सर क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय आर्थिक रूप से इतना स्टेबल जी, तो सिर्फ कहानी ट्रेस करके बता दो, पहले ये था फिर ये था फिर ये था फिर ये। सर मुझे पूर्ण रूप से इस इतिहास की पूरी जानकारी नहीं, मैं मनरेगा के बाद से मुझे इसकी जानकारी है। तो पुरानी चीजें क्या पढ़कर नहीं है कि आपने इकोनॉमिक्स भी पढ़ी है, हिस्ट्री भी पढ़ी है, नहीं सर आरएस की तैयारी नहीं करी है? पूर्णतः करने से इसकी जानकारी नहीं, जैसे 1952 में सामुदायिक विकास वेरी गुड। के बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। उसके बाद 1962 में जैसे योजना आयोग की स्थापना की गई थी और उसके बाद तीसरे क्रम में माफी ढंग से जानकारी मिली। मैंने आपको हिंट दिया ना, 52 में कुछ हुआ, 62 में कुछ हुआ, तो वो तो आपने फिल इन द ब्लैंक्स पूरा कर दिया। अब आगे का भी तो मुझे बताए जो मैंने ना नहीं जानता था। सर जैसे पंचवर्षीय काम के बदले अनाज योजना, जिसका सप्लाई ऑफ इम्प्रूवमेंट इम्प्रूव्ड टूल्स टू रूरल आर्टिजन्स, देन पूरा, देन उसके बाद आजीविका मिशन। तो कृपया इसको ध्यान से देखें, क्योंकि हर चीज कुछ भी आती है तो उसका कोई ना कोई इतिहास रहता है, और एक प्रशासन से उम्मीद की जाती है कि कुछ भी बदलाव हो रहा है तो उसकी जरूरत से लेकर एंड तक वो चीजें जाने, और हम भी आपसे यही उम्मीद करते हैं। खैर, फिर आखिरी सवाल आपसे ये बताइए, स्कूलों का नाम बदला जा रहा है। पहले हम देखते थे स्कूलों का नाम रखा जाता था शहीदों की शहादत पर। क्या इस प्रकार से कोई व्यक्ति 30 लाख दे दे, 7 लाख रुपए दे दे, तो क्या ये शहीदों की शहादत के साथ मजाक नहीं? सर मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया, माफी चाहूंगा। अभी सरकार ने नया एक योजना लॉन्च की कि अगर कोई व्यक्ति 30 लाख रुपए प्राथमिक विद्यालय में, 60 लाख रुपए उच्च प्राथमिक विद्यालय में देता है, तो उस स्कूल का नाम, वो जो नाम चाहेगा उसके पूर्वज या किसी के नाम पे वो रख दिया जाएगा। पहले स्कूलों के नाम रखे जाते थे शहीदों के नाम पे, शहीद मेजर अमित सिंह, कुछ ऐसे नाम, अमित भारद्वाज। तो अच्छा था पैमाना, बात भी समझ में आती थी कि जैसे देश किसी व्यक्ति ने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, तो ऑब्वियसली किसी के प्राणों से बढ़कर तो क्या ही कुर्बानी होगी, और देशभक्ति से बड़ा तो बलिदान हो भी गया। तो क्या सिर्फ 60 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए ये राशि हो सकती है कि वो नाम हटाओ और इनके नाम रखो? सर क्योंकि राजस्थान में जो स्कूल में भामाशाहों का योगदान अधिक रहता है तो ये भामाशाहों को प्रमोट करने के लिए शायद ये रखा गया है। और सर तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि शहीद शहादत के साथ मजाक। हटाने की बात नहीं है, जहाँ शहीदों के नाम रखे हैं मेरे हिसाब से वहाँ नहीं था, जनता एजेंसी जो जहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ किसी का नाम नहीं
वहाँ अगर घूमस आते हैं वहाँ नाम रखने में कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं हो सकती दिक्कत? सर भविष्य में भी शहीद के नाम पे रखा जाना चाहिए। क्या 1 करोड़ रुपए की राशि इतनी हो सकती है कि कोई शहीद हो जाए? नहीं सर, शहीद के नाम पर भी रखा जा सकता है क्योंकि स्कूल अनेक है सर। आप यही कर रहे हो, कहाँ है अनेक स्कूल? पूरे पूरे भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर ऐसे टोटल स्कूल कितने हैं राजस्थान में? सॉरी सर, एग्जैक्ट अनेक का भी बात बता दी। प्रवासी राजस्थान दिवस को फॉलो नहीं किया जिसमें गवर्नमेंट ने अपना ऑफिशियल डेटा भी रिलीज सर किया था, लेकिन स्कूल डेटा भी खोलने लगा पड़े। किया? 1 लाख समथिंग को स्कूल है, 1 लाख तो है, सरकार ने भी 1 लाख प्लस लिखा है, तो कहाँ हो गए हैं? सर क्योंकि इसको पैरेलल रखा जा सकता है, जो घमस है उनके योगदान को देख उनके नाम रखे जा सकते हैं। दूसरा कि सर चलो वो भी रखा जाए, तो मान लो 50,000 वो रख दें, 50,000 वो रख दें, तो भी क्या शहीद की शहादत से बड़ा भामाशाह हो सकता है? नहीं सर, शहीद शहीद की शादी ठीक है। और फिर ये तो गलत बात है। क्योंकि सर दोनों चीजें बराबर कैसे कर दी आपने? भी ये सर रखी है, शहीद की आपने बहुत सुझाव को मैंने मान लिया कि 50% होगा तो 50%। सर शहीद की शहादत को ऊपर माना जा सकता है, लेकिन उसको स्कूल के अलावा अन्य जगह भी यूज कर सकते हैं, जैसे और भी सरकारी भवन हो गए या कहीं जो स्कूलों पे किया है भाई, नहीं अभिमानी के सम्मान के लिए बोले सर, इसका अल्टरनेटिव हो सकता है। पर स्कूल का मतलब है, नहीं स्कूल का एक बच्चा जो कल को मान लीजिए पढ़ने जाएगा और वो किसी शहीद का नाम देखता है, फिर प्रेरणा मिलती है, देश के प्रति देशभक्ति की भावना जागृत होती है। जब हम सुबह सुबह सुना करते थे डेली स्कूल में, जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, तो एक उबाल आता था। तो सुबह सुबह आपको ये जाके दिखाना चाहते हो कि बेटा जैसे जैसे पैसे भी करके पैसा कमा ले, और पैसा कमा के फिर भामाशाह बन जाना, और फिर तेरा भी नाम होगा। सर क्योंकि अब सही से हमें प्रेरणा मिलती है, तो उसका अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव जो वामस है वो भी हमें प्रेरणा देते हैं समाज कल्याण के लिए, जब वो वहाँ वो बता तो दिया, बस पैसे कमाने पे दिमाग लगाए, जी सर। बस पैसा कैसे कमाया जाए। बाकी एक आप भी RS ऑफिसर बनेंगे, तनख्वाह पे कभी भामाशाह बनी नहीं सकते। यानी फिर आपको भी प्रेरणा मिल गई कि जैसे तैसे करके कैसे भी 20-50 करोड़ रुपए कमा लो, 2 करोड़ रुपए दो और अपना नाम लगा दे लो 50 साल के लिए। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि जो पैसे दे रहे हैं वो अपने उद्योग वगैरह से पैसे कमाते हैं जो, और नाम भी जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति का भी रखा जाता है मतलब। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप भी जाइए दीजिए 60 लाख रुपए, आप जो बताएंगे वो कर देंगे। तो पूरी जानकारी क्यों नहीं है आपको इस मुद्दे पर? सर क्योंकि मैंने ये योजना पढ़ी है तो इसके लिए मैं आपने कोई बात, वेरी गुड। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख घटनाएं क्या तब्दीली होगी? सर राष्ट्रीय राजनीति में सबसे याद एक मुद्दा है, दूसरा सर वंदे मातरम को लेकर जो चल रहा है वो, और और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखा तो जो ट्रम्प की टैरिफ नीति है, और जो G20 में जो ट्रम्प का जो नया जन होगा, और ये और जो ये वॉर चल रहे हैं रशिया यूक्रेन, और जो अभी हाल ही में कंबोडिया और थाईलैंड के ऊपर जो दोनों में विवाद चल रहा है, ये मुख्य मुद्दे हैं। ठीक है, वंदे मातरम का क्या मुद्दा है? सर वंदे मातरम में जो यूजर से 1911 में जिसे हमें 1896 में बनाया गया था, तो 1911 की कांग्रेस जो सम्मेलन हुआ था उसमें क्या बनाया गया था, कांग्रेस द्वारा अधिकारी जीत के रूप में, जिसमें सर इसमें पहले 2 पंक्ति को मान्यता दी गई। उसके बाद जब 1937 में जब जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में इस पर पुनर्विचार किया गया, तो इसमें 6 पंक्ति में से केवल 2 पंक्तियों को ही मान्यता दी गई, तो इसको लेकर सर विवाद चल रहा है, सत्ता पक्ष में और विपक्ष में। सही है क्या है इसका मुद्दा लेकर चलना? सर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, राष्ट्रगीत और जो राष्ट्रगान है, जो जो पंक्ति अपनी गई है वो अपने आप में सही सम्मान के लायक है, उस पर विवाद होना नहीं होता कि अनुचित है विवाद। फिर फालतू में इस पे चर्चा करने में क्या मतलब था, जब विवाद का मुद्दा ही नहीं है, विवाद रखना ही नहीं है। सर क्योंकि पक्ष राजनीति लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि ये पक्ष और विपक्ष द्वारा एक दूसरे पर दाव लगाए जाते हैं, इसमें सर एक पक्ष द्वारा ये दावा किया गया कि राष्ट्रगीत है इसमें पूरा वंदे मातरम का उल्लेख करना चाहिए, जबकि दूसरे पक्ष में दावा किया कि इसमें जो शुरुआती दो है वो उस समय की परिस्थिति के अनुसार उचित है। अच्छा, संसद की उत्पादकता से आप क्या समझते हैं? प्रोडक्टिविटी। सॉरी माफी चाहूंगा। एफिशिएंसी संसद की। सर इसमें संसद द्वारा जो अपने सत्र के दौरान जो विधेयक और जो पारित किए जाते हैं वो इसका हाँ हो सकता है, सही है। तो क्या कर सकते हैं इसको बढ़ाने के लिए? सर जैसे इसको बढ़ाने के लिए जो विकास और जो सामाजिक मुद्दे हैं
इनका चर्चा होनी चाहिए, न कि जो वंदे मातरम और जो ऐतिहासिक मुद्दे हैं उन पर चर्चा। नहीं होनी चाहिए थी ना, इसका मतलब सर जो आप मानते हो सर एज ए रेस्पॉन्सिबल, ईमानदारी से बताना आप सर मान। मेरा मेरा मुख्य विचार ये था कि जो विकास और जो परियोजनाएं हैं आर्थिक और समाज की समस्या पर ऊपर मुख्य रूप से चर्चा हो। हाँ, आपने कहा ना जी कि वंदे मातरम तो इतना जरूरी नहीं था, बाकी के मुद्दों पर ज्यादा जरूरी सर जिस था। ठीक है। और इसके अलावा इसके अलावा सर जो संसदीय जो बजट होता है और जो उसका आवंटन होता है उसको लेकर जो समय पर पूरा किया जाए, और जो योजना जैसे प्रधानमंत्री जो हर घर जल की स्कीम है जल जीवन मिशन, उसमें 2024 तक या 25 तक का लक्ष्य रखा गया था हर भारत के हर नागरिक के लिए, जो अभी पूरा नहीं हुआ। सही बता रहे हो कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे जैसे सब हो, आप स्कीम बताए जा रहे हो, घुमा रहे हो हमको। सर मेरे कहने का मतलब है कि संसद द्वारा जो बजट पारित होते हैं उनका समय पर क्रियान्वयन किया जाए ताकि कल्याण हो सके और उस पर प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके, और उसी के एग्जाम्पल में कोई टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, वर्कआउट कल्चर को बंद कर सकते हैं, जी सर। क्या क्या हो सकता है नहीं बता। सर मैं भी ठीक है, कोई बात। G20 के बारे में क्या जानते हो आप? सर G20 एक वैश्विक संगठन है हम्म, जो सभी से देशों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग के लिए और क्षेत्रीय सहयोग है। ठीक है। इसकी रिसेंट समिट कहाँ हुई थी? जी जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग में। इससे पहले? सर मैं कह सकता हूँ ब्राजील में। ठीक है। और इससे पहले भी आते क्या थे? 2023 में सर भारत में। ठीक बात है। भारत में जो हुई उसकी कंपैरिजन कीजिए जो जोहान्सबर्ग में। सर जो भारत में हुई थी मुझे लगता है वो जोहान्सबर्ग दोनों अपने आप में सफल रही है, लेकिन भारत में कुछ ऐसे पॉइंट है जो अपने आप में अधिक सफल हुए हैं। अच्छा, क्या क्या पॉइंट है? 3 पॉइंट होते हैं आप लोग। जैसे सर अफ्रीकन यूनियन जो भारत के लिए वेरी गुड, ठीक है। हाँ, और जो भारत में हुई थी तो पूर्ण सदस्य हैं जो यूएस वगैरह वो भी इसमें सम्मिलित हुए। ठीक है। शामिल होना तो कोई वो नहीं है, बाकी की में भी हुआ, उन्हें बस इसमें नहीं हुए शामिल, सर है ना? ये कोई पॉइंट नहीं है। दूसरा अफ्रीकन यूनियन, इसके अलावा इसके अलावा सर जब भारत के अध्यक्ष हुई थी तो उन्होंने जो क्षेत्रीय व्यापार है प्रधान के मुद्दे हैं उनको लेकर भारत में सर भी मैं याद भी नहीं कर पा रहा हूँ, एक दिल्ली घोषणा की थी जिसमें सर इसको लेकर कुछ प्रावधान किए गए, जिनमें अभी प्रावधान भी बोले और अभी तो इतना ही। डिजिटलाइजेशन को लेकर, जेंडर को लेकर। सर अभी मैं प्रॉपर प्रोविजन याद नहीं कर पा रहा हूँ जो उसमें नहीं बोले। अच्छा, आई में क्या है? तो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। जिस हाँ, है यार। जिस हाँ, क्या सर ये मुंबई से लेकर और जो भारत की मुंबई पोर्ट है वहाँ से लेकर जो क्षेत्रीय और जो समुद्र मार्ग है उसको जोड़ते हुए मिडल ईस्ट तक का जो व्यापारिक मार्ग है। और कौन कौन सी देश शामिल है? सर इसमें ईरान है और ईरान है। सर ये इलाहाबाद पोर्ट है और सही सोच तुम तो। तुक्का तो मार रहे हो। हाँ। फिर मैं क्या सकता हूँ हम्म, ईरान और अफगानिस्तान सॉरी सर माफी फिर INSTC में। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ इसके लिए। INSTC में। सर मुझे प्रॉपर कंट्री अच्छा, आजकल एक और रूट है ना, वो चर्चा में है, चेन्नई टू व्लादिवोस्टॉक। जी सर। क्या है, किस तरीके से है, क्या फायदा है इस रूट सर अभी जो पुतिन द्वारा जो बात हुई थी का? उसमें ये चर्चा में आया तो इसमें ये था कि जैसे पहले भारत ये अच्छे से व्यापार करता था तो भारत को मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप के पूरे उत्तरी भाग से रशिया जाना पड़ता था जो लगभग 16,000 किलोमीटर था। और ये कितना पड़ेगा? ये सर 10,000 और किलोमीटर हम्म, फिर चेन्नई से होते हुए और दक्षिण चीन सागर से होते हुए जो व्लादिवोस्टॉक है रशिया का वहाँ के लिए जुड़ेगा। अच्छा, इसकी 1 लाख क्वेश्चन है मेरा। ये रूट अपने को पता है, पहले यूज होता था, अभी कौन सा यूज कर रहे हैं हम? अभी सर हम मुंबई से जो रूट। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, इसको क्यों यूज नहीं कर रहे थे, इसको बंद क्यों किया, या व्लादिवोस्टॉक जो चेन्नई से व्लादिवोस्टॉक रूट है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, वो चैलेंज क्या है? सर ये दक्षिण चीन सागर से जुड़ी है।
तो और दूसरा सर ये ठंडा सीखते हैं वहाँ सर्दी ठंडा सर्दियों के समय सर वहाँ पानी होते हैं वहाँ। इधर ये बताओ मुझे कि ये जो वेस्ट कोस्ट है, ज्योग्राफी के आधार पर रीजन बताइए, वो क्यों नहीं जनता है? मतलब वहाँ क्या ऐसी ज्योग्राफिकल कंडीशन है कि जो इधर रशिया के वेस्ट कोस्ट पर जो बंदरगाह है वो जमते नहीं है, और ये आप तय कर रहे हैं कि ये जम जाता है? और इसके एक कारण आगे हो जाइए। सॉरी सर मैं geographical गल्फ स्ट्रीम की जलधारा के बारे में कुछ जी सर जानकारी शायद उसकी वजह से सर। प्रधानमंत्री जी का विदेश दौरा हुआ, जी सर कौन कौन से देशों में गए हैं अभी वर्तमान में? सर इथोपिया और सूडान और सर एक देश का याद नहीं कर पा रहा हूँ, फिगर 3 देशों का दौरा। तो इथियोपिया ने जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया है उन्होंने अपना, उसका नाम बताएं। सॉरी सर मुझे इसके बारे में नहीं पता। फॉरेस्ट फायर, जी सर क्या होता है फॉरेस्ट फायर, क्या कर सकते हैं? सर ये जंगल में जब आग लगती है तो और जैसे वो जंगल में जो लकड़ियाँ है उनसे एक दूसरे को पकाने या कुछ अन्य प्राकृतिक घटनाओं की जो आग लगती है तो अभी वर्तमान में है वो कुछ चर्चा में है। माफी करें इसके बारे में यूएनई का जो सम्मेलन हुआ है नैरोबी में, जी सर वहाँ भारत का एक प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव को हम सभी यूएन के राष्ट्र हैं, कितने ही यूएन के राष्ट्र हैं सर 190 उन्होंने सबने हर उसको स्वीकार। और एक ही जो लास्ट क्वेश्चन में थी कि ये जो रुपये का जो मूल्य है ये क्यों लगातार गिरता जा रहा है? रिकॉर्ड लो पे है 91 रुपीज की जब पोस्ट कर चुका है। जी सर क्या कारण मानते हैं इसको? सर इसके दो मुख्य कारण होते हैं। एक तो सर भारत का व्यापार घटा जो कि लगभग अक्टूबर में $42 बिलियन रहा है और नवंबर में लगभग उसके समान कर रहे हैं। और दूसरा कारण ये हो सकता है सर इसमें इसका कारण है कि अमेरिका के साथ अभी ट्रम्प सरकार से हमारी ट्रेड डील हो, क्योंकि अमेरिका हमारे व्यापार में सरप्लस रखने लगे 45 से 50 बिलियन है। तो ये दो मुख्य कारण हैं। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो रहा है कि वैल्यू रुपीज है वो लगातार गिरता जा रहा है और ट्रम्प का जो टैरिफ है वो बेअसर हम कह रहे हैं कि ट्रम्प का जो पहले का जो असर है वो तो हमारे ऊपर नहीं है और पैसे जो रुपये का मूल्य है वो लगातार सर जो टैरिफ का है वो निर्यात है और भारतीय जीडीपी में जो 8.2% अभी ग्रोथ है तो उसकी वजह से इसकी जो ट्रम्प के जो टैरिफ थी उसका प्रभाव बन रहा है। रुपये का मूल्य क्योंकि डॉलर की तुलना में हो रहा है तो वहाँ ये जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील और ये एफडीआई जो निकल रहा है बात से उसके कारण रुपये का मूल्य कम है। ठीक है, आपका साथ थैंक्स। सुनील जी, एक तो जब देखने से आओ यहाँ पे वहीं से परमिशन ली पर यहाँ आके अभी वो नहीं किया था आपने देखना, ठीक है ना? और फिर बैठ के वक्त सोचिए आप बैठो और देखिए बिल्कुल आप अभी पूरे स्ट्रेस में है परसों के लिए। नहीं सर वो नहीं निश्चित है, तेरे क्या रहा है सर ये रिसेंटली ये प्रॉब्लम हुई थी इसकी वजह से थोड़ा फेस डाउन है। मिस्टर तो फेस को ठीक करा जैसे क्लीन पे और हो गया हूँ तैयारी अच्छी है आपकी, मस्ती से सर मैं सर के क्वेश्चन में थोड़ा कॉन्फिडेंस थी। अरे कोई कॉन्फिडेंस है सारे सबको थोड़ी आते हैं, कोई उनको भी बैठा तो उनकी भी आदत है, उनके सामने बैठे हैं उनकी भी आदत शुरू कर दो, इसलिए आप अपने आप को किसी से कम नहीं समझे। आपके अच्छे जवाब हैं और इस तरीके से यदि आप इंटरव्यू देते हैं तो अच्छे इंटरव्यू। देखो सुनील, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इंटरव्यू की वजह से आप और आपके बहुत बेहतरीन जवाब थे, वो ध्यान नहीं था कि PhD वाला है तो ऐसे हाइपोथेटिकल सवाल को वो फिर ये चीज चेक की जाती है कि आप उस समय पेशेंस मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे और आपको कहीं स्ट्रेस तो नहीं कर रहे, आप कहीं सिचुएशन देखकर भागने का प्रयास तो नहीं कर रहे, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी में सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए कोई चीज हो या नहीं हो सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए बस। ठीक है,
दूसरी बात जो मैंने एकमात्र चीज ऐसी दी कि जो आपने वंदे मातरम को बिल्कुल डिनाई कर दी सर, वो मैं है ना बहुत ही मतलब देश की बड़ी संसद में 10 घंटे तक इस मुद्दे पे चर्चा चल रही है भाई, वहाँ एक शब्द उपयोग करूँ सर, कुछ लोगों को क्योंकि इस मुद्दे पर एतराज है जिसका मूलभूत वजह वो अपने एक ईश्वर की अवधारणा को मानते हैं। धर्म समुदाय कुछ मतलब कुछ लोग हैं, क्योंकि पूरे समुदाय को भी नहीं, कुछ लोगों को है, तो उस वजह से ये थोड़ा विवाद तो लग रहा है। बस समझ गया। तो जो स्थापित सत्य है ना उससे नहीं भागना भाई, और बस उसमें अपन बच कर सकते कुछ संभवत है ऐसे शब्द उपयोग करते देखा जो बोला तो मैं समझ गया, मैं गलत गया सर पूरे इंटरव्यू में वही बस एकमात्र वही और दो गलतियां आप एक्चुअली गलत बोल रहे हैं ब्रो, अगर नहीं पता तो प्लीज उनको उपयोग मत करो। 1896 का 1896 मैं सर कांग्रेस में लिखा था वो 1911 का भी बोले 96 से करेंगे आप 96 तो वो गलत बात है। एक मोदी पुराण समझ जाएंगे एक सोमा इथियोपिया ओमान और जॉर्डन, सॉरी जॉर्डन, मतलब आप इतने नॉलेजेबल बंदे हैं, इतने अच्छे जवाब आपने दिए, इतना सारी चीज थी जो पहली बोल पे आप ओपन के नियम में छक्का लगा ले गए, है ना, इतनी अच्छी आपको नॉलेज है, क्यों ये छोटी छोटी सी मिस्टेक करके उसका गुड़ गोबर सर मैं चुनाव में कंफ्यूज हो गया। एक वो तो बोलना ही क्यों हो, जहाँ 1% भी डाउट है गलत इंफॉर्मेशन देने से बचना है बस, यही कहीं में अब दो बता देते सर, एक बार सर एक का करना ध्यान नहीं करो, कारण यही दे दिया कि सर एक का पता नहीं, दो में को ध्यान है, और फिर भी तीसरा जो कर दिया उसे है ना। कॉन्फिडेंस आपको बहुत अच्छा है, एंड कहीं नहीं है, एंड तो आप जब इंटरव्यू देकर के रूम से बाहर आएंगे तो भी लगेगा काश ये और थोड़ा सा पढ़ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन जो आज आपने मेंटेन किया ना कॉन्फिडेंस, इसको पढ़ते ले जाना, बाकी इंटरव्यू से आप नहीं रुकेंगे अगर आपके मेंस में अच्छे नंबर है, तो ये मैं आपको पक्का करता हूँ। तो जो गलतियां की वो भी उसमें लिख दी है, तो होपफुली आप पक्का समझ। थैंक यू। ये तो इकोनॉमिक्स के कुछ ही लोग मिलते हैं वहाँ पे, तो इकोनॉमिक्स के कुछ नहीं ना यार ऐसे नहीं जाना, वो थोड़ा सा है। और उपकुल में भी एक गलती कर देते भाई, ऐसा किया तो पता है सर मैं 20% नहीं होता है, नोट्स में 3% हाँ तो वो है तो ना सही करेक्ट बोला ना, आई एम श्योर 2.5% बढ़ोतरी से 1% निकल गया, आई एम श्योर। थैंक यू।